जय हिंद दोस्तों। 12 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 13। तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है IQ एयर, तो उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है कि दुनिया के जो टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 13 शहर भारत के हैं और जो मेघालय का वर्नी हाट है ये टॉप पर है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर कौन कौन है? तो पहले स्थान पर है वर्नी हाट जो कि मेघालय में है, दूसरे पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर मल्लामपुर पंजाब है, चौथे स्थान पर फरीदाबाद हरियाणा, पांचवें स्थान पर लोनी यूपी और छठे स्थान पर नई दिल्ली है, सातवें स्थान पर गुरुग्राम हरियाणा है, आठवें स्थान पर श्री गंगानगर राजस्थान, नौवें स्थान पर ग्रेटर नोएडा यूपी, 10वें पर भिवाड़ी राजस्थान, 11वें पर मुजफ्फरनगर यूपी, 12वें पर हनुमानगढ़ राजस्थान और 13वें नंबर पर है नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये हैं दोस्तों 13 भारतीय शहर जो कि सबसे प्रदूषित हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चाड है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, चौथे स्थान पर कॉन्गो है, कॉन्गो दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही स्थित है, और पांचवें स्थान पर है भारत। यानी कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत पांचवें स्थान पर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस करते हैं तो द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है और पहले स्थान पर अमेरिका है। रक्षा बजट के मामले में भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। अच्छा, भारत का रक्षा बजट कितना है? 75 अरब डॉलर। नीति आयोग ने पहली बार अभी हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जो वास्तविक GDP वृद्धि होगी वो 6.4% रहेगी। तो ये अनुमान लगाया गया है अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था संसद में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की 3/4 से अधिक भूमि शुष्क हो गई है, यानी सूख गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का जो याला ग्लेशियर है वो 2040 तक समाप्त हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर सिकुड़ रहा है और समाप्ति की ओर जा रहा है, तो ये 2040 तक समाप्त भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 12 मार्च को। तो दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च 2025 को मनाया गया है। यह दिवस हर साल 12 मार्च को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 2025 में यह 12 मार्च को मनाया गया है क्योंकि यह दिवस मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मार्च माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं तो 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया है, तो इसकी थीम थी बी स्टैंड टूगेदर। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है जिसकी थीम थी फाइनेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 4 मार्च को यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस भी मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया गया है और यह दिवस महादेव लाल श्राप की जयंती पर मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसकी थीम थी एक्सेलरेट एक्शन। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। CISF को हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF बोलते हैं। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक क्लासिकल सिंगर थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं तो हिम्मत शाह का निधन हुआ है जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे।
बोरिस स्पेस्की का निधन हुआ है, यह रूस के शतरंज खिलाड़ी थे। जीन हैकमैन का निधन हुआ है, यह एक अमेरिकी एक्टर थे। मायाधर राउत का निधन हुआ है, जो कि ओडिसी नर्तक थे। मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, यह मुंबई क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे। महंत सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। सैम नुजोमा का निधन हुआ है, जो कि नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। नवीन चावला का निधन हुआ है, यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और लतिका कट्ट का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगी? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, असम की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि उसके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, असम की गवर्नमेंट या असम राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा असम सैट। दोस्तों, ये सैटेलाइट एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और जो सीमा सुरक्षा मैनेजमेंट है और जो पुलिस अभियान चलाए जाते हैं, इनमें मदद करेगा। बात हुई है असम की, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा भूटान से भी लगती है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो ने अपने 100वें मिशन के तहत NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था। अभी हाल ही में जापान ने मिचिबिकी 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग की है। 19 नवंबर 2024 को भारत ने GSAT-20 संचार उपग्रह को एलन मस्क की SpaceX कंपनी से लॉन्च किया है। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर के काम कर रहे हैं। ईरान ने अभी हाल ही में रूस से पार्स 1 सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विकास कौशल। तो दोस्तों, विकास कौशल को अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कंपनी है, यह ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो जस्टिस जॉय माला बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। विद्या बालन फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD CEO बने हैं। जस्टिस आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देवजीत सैकिया BCCI के सचिव बने हैं। फैज अहमद किदवई DGCA के महानिदेशक बने हैं। रजत वर्मा DBS बैंक इंडिया के CEO बने हैं। अभिजीत मजूमदार ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO बने हैं। और राम मोहन राव अमारा SBI के प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? आंसर हो जाएगा जींद सोनीपत। तो दोस्तों, हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है और यह हरियाणा की जींद से लेकर के सोनीपत के बीच में चलेगी। और यह ट्रेन कब चलेगी? 31 मार्च 2025 को। दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। और इसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे कार्बन उत्सर्जन और जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम होगा। इसकी स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें यात्री क्षमता कितनी है? 2638। तो ये तो बात हुई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी जर्मनी में और ये कब चली थी? 2018 में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चली थी? तो ये चली थी चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स। इससे फेडरेशन शब्द को हटा दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन था, इसका काम क्या था? तो इसका काम था
जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका आयोजन करवाना। तो 2026 में जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किए गए थे? 1930 में, और ये कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। दोस्तों, यहाँ पर बार बार बात आ रही है कॉमनवेल्थ की। तो कॉमनवेल्थ क्या होता है? तो कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो कभी न कभी अंग्रेजी शासन के अधीन रहे हैं या उनके उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं। जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेजों का उपनिवेश केंद्र और यहाँ पर उन्होंने शासन भी किया है। तो ऐसे ही देश इसमें जोड़े गए हैं। इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी। क्वेश्चन है, यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो वो बना है अमूल। दोस्तों, अमूल टॉप 3 में एकमात्र फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना है। अमूल की अगर हम बात करें तो भारत की यह एक सहकारी डेयरी कंपनी है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आणंद, गुजरात में है। और इसकी स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी, जो कि श्वेत क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। देखिए, यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में जो टॉप 5 ब्रांड रहे हैं वो कौन कौन है? तो पहले स्थान पर अमेजॉन है, दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट है, तीसरे स्थान पर अमूल है, चौथे स्थान पर तनिष्क है और 5वें स्थान पर मेक माई ट्रिप है। तो ये हैं दोस्तों यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में टॉप 5 ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट किया है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो अगर हम टॉप 5 निर्यातक देशों की बात करें जो कि हथियारों का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे पर चाइना और 5वें स्थान पर जर्मनी है। तो ये 5 वो देश हैं जो हथियारों का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले देश कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से हथियार मंगाने वाले देश कौन है? तो उसमें पहले स्थान पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन इसलिए है क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है। दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर कतर, चौथे स्थान पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। यानी कि इस पूरे ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य है यूक्रेन को बचाना। तो रूस से यूक्रेन को बचाने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, जो रूस से क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर दागी जाएंगी उनसे रक्षा की जाएगी इस ऑपरेशन के तहत। यूरोपीय यूनियन की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। यूरो इसकी करेंसी है और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। ये अभी भारत की यात्रा पर भी आई थी। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है पोलैंड और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं रोबर्टा मैत्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। तो भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव वेंकटेश। तो उन्होंने अभी हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन सेक्शन का खिताब जीता है। इस प्रकार से जो प्रणव वेंकटेश हैं वह विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें इंडियन बन गए हैं। तो पहले इंडियन कौन है? तो वो हैं विश्वनाथन आनंद और फिर इसके बाद पेंटला हरिकृष्णन और अभिजीत गुप्ता, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख ने भी ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, जो फिडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें महिला वर्ग का जो खिताब है वो रूस की अन्ना सुखमन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अरारत मिर्जोयान किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे?
आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्जोयान। तो वो 3 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और आर्मेनिया के बीच में। तो ये चिकित्सा प्रोडक्ट को लेकर हुआ है और एक दोस्तों डिप्लोमेटिक स्कूल के बीच सहयोग के लिए समझौता हुआ है। आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो यह भौगोलिक दृष्टि से एशिया का पार्ट है, लेकिन इसकी जो संस्कृति है वो यूरोप जैसी है और यह सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में ये स्वतंत्र हो गया था सोवियत संघ से। एरेवन यहाँ की कैपिटल है, ड्राम यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं निकोल पसनियन। दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया हुआ है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ये पूरा पैकेज मिल जाएगा। 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो मार्क कार्नी किस देश के पीएम बने हैं? कनाडा। एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किससे प्राप्त हुआ है? एंड्रयू वार्टो और रिचर्ड सटन को। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है? लापता लेडीज। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 4 से 10 मार्च। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। और भारत और किस देश के बीच T-72 टैंक इंजन के लिए $248 मिलियन का समझौता हुआ है? रसिया। और UNCSW का 69वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया है। यह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और ACC में BCCI के प्रतिनिधि के रूप में किसे शामिल किया गया है? राजीव शुक्ला। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। सिद्धांत वंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने किस टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है? रवांडा ओपन। दोस्तों, अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियों को डिस्कस करेंगे। तो PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस देश की समाचार एजेंसी है? भारत की। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। एसोसिएट प्रेस है अमेरिका की, 1846 में इसकी स्थापना हुई थी। राइटर्स है UK की, 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। तास ये रसिया की है, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको आप नोट जरूर करें। वर्मा है मलेशिया की, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एजेंस फ्रांस प्रेसे है फ्रांस की, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। सिन्हुआ है चाइना की, 1931 में स्थापना हुई थी। क्वेडो है जापान की, 1945 में स्थापना हुई थी। अंतारा है इंडोनेशिया की, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अमेरिका की खाड़ी दिवस कब मनाया जाएगा? 9 फरवरी को। तो ये अमेरिका में मनाया जाएगा। और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित हुआ है? विंग्ड रेडर्स अभ्यास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यशस। भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। और भारत लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। और फरवरी 2025 को अंग दान करें जीवन बचाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ICC के द्वारा। मैथ्यू ब्रिटेज के किस देश के क्रिकेटर हैं जो अपने पहले वनडे में 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? साउथ अफ्रीका। 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रयागराज। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कनाडा की कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओटावा बताया हुआ है।
और ऐप पर जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप ऐप पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जा करके डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर ये सभी ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, जिसमें जीके की सभी ई बुक को इंक्लूड किया गया है। टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और ये कुछ नए कोर्स ऐप पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का बैच लॉन्च किया गया है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है दोस्तों। ये मात्र 149 रुपये में है, इसको आप जरूर खरीद लें।